शुभ संध्या मित्रों। मैं समाजशास्त्र अध्यापक दीपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के डेट में आप लोगों की क्लास जो हो नहीं सकी, उसके पीछे कुछ कारण था। नाना जी का भी हमारे तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था और दूसरी चीज़ जो है कोविड के केसेस बहुत तेज़ प्रयागराज में बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिक्कतें भी रही और नवरात्र का प्रथम दिन भी प्रारंभ हुआ, तो कुछ व्यवस्थाएं थी। बाकी आप लोगों के लेक्चर जो है क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आप लोग स्वयं खुद सुरक्षित रहिए और लोगों को भी अपने घर में बोलिए कि सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत तेज बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता भी है। बाकी नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों के जीवन में खूब ढेर सारा हर्ष और प्रसन्नता आप लोगों को दे। बाकी अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हमने समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय की एक शुरुआत कर दिया हूं और दोस्तों हमने समाज शास्त्र पर एक महा सेमिनार लिया, जहां पर आप लोगों से वृहद रूप से चर्चा भी किया। वहां पर हमने काफी कुछ आप लोगों को समाज शास्त्र पर एक प्रकाश बिंदु डाला। फिर दूसरा क्लास जो था वह मैंने लिया समाज शास्त्र के परिभाषा पर, जहां पर हम लोगों ने जाना कि समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाज शास्त्र समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। दोस्तों, यह अंतः संबंध तीन आधार पर प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच किस प्रकार का अंतर संबंध का अध्ययन हो रहा है, तो वह अध्ययन हो रहा है प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष का। दोस्तों, अभी पीसीएस का रिजल्ट कल के डेट में आया। कई लोग एग्जाम निकाले, कई विद्यार्थी। अब जाहिर सी बात है कि जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम निकाला उनके आसपास पड़ोस और उनके मित्रों में भी एक खलबली मचेगी कि हम भी कर सकते हैं, और तुरंत वो अध्ययन के प्रति जो जागरूकता थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। तो दोस्तों, जब समाज में आपके संघर्ष होते हैं तो परिवर्तन का परिचायक बन जाता है। संघर्ष हमेशा परिवर्तन का परिचायक होता है। और दोस्तों, जब समाज में सहयोग होता है, आपस में लेन देन हो रही है, आपस में मिल बांट रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक ऐसा समाज था जहां पर दो प्रकार के समाज थे। एक समाज ऐसा था जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मौजूद थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों। और यहां पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों मौजूद थे। समझिए आप लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों यहां पर भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो समाज था, यहां पर किसी भी प्रकार के दंगे देखने को नहीं मिले। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा दंगे देखने को मिले, छोटी सी छोटी बात पर। तो दोस्तों, जब समाज में सहयोग होता है तो यहां पर यह देखा गया कि हिंदू अपने जो भी बहन बेटी होती थी उनके विवाह होते थे, तो उसमें मुस्लिमों को भी आमंत्रित
किया जाता था, निमंत्रण दिया जाता था, और मुस्लिम भी अपने शादी विवाह में आमंत्रित करते थे। हिंदू के कोई भी कार्यक्रम होते थे मुस्लिम को बुलाया जाता था, और मुस्लिम के भी कोई कार्यक्रम होते थे हिंदुओं को बुलाया जाता था। तो दोस्तों, अब जब यह समाज जो था, यहां पर किसी भी प्रकार की संघर्ष देखने को नहीं मिल रहे थे। सहयोग हो रहा था, आपस में दोनों लोग सहयोग के साथ कार्य कर रहे थे। अब मान लो कि इस समाज में कोई हिंदू का लड़का जो है वह किसी मुस्लिम के लड़के से, मान लो कि क्या हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो इस झगड़े की स्थिति में यहां पर तुरंत दंगे की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। आमतौर पर हिंदुओं और मुस्लिम के बच्चों में लड़ाई होती है तो यह झगड़ा जो है यह बच्चों से उठकर गार्जियन तक पहुंच जाता है। तो यहां पर समाज में सहयोग की स्थिति मौजूद थी, क्योंकि शादी हो, विवाह हो, कार्यक्रम हो, आपस में किसी की दिक्कतें हो या कोई शोक हो, सब लोग एक दूसरे में शामिल होते थे। तो दोस्तों, यहां पर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिली। अब यहां पर जब मान लो कि हिंदू का लड़का जो है मुस्लिम के लड़के से झगड़े हो गए, मान लो कि कोई एक पक्ष ज्यादा घायल हो गया, एक पक्ष कम घायल हुआ। अब इस दौरान हिंदू और मुस्लिम के बड़े सदस्य बैठकर मामले को अच्छी तरीके से निपटा लेंगे, क्योंकि इस समाज में सहयोग की स्थिति विद्यमान थी, निपटा लेंगे। तो यहां पर समाज में किसी भी प्रकार का झगड़े या दंगे की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, तो समाज स्थिर हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां हिंदू और मुस्लिम में किसी भी प्रकार का लेन देन की स्थिति नहीं मौजूद है। यहां पर किसी भी प्रकार का लेन देन की स्थिति मौजूद नहीं है। यहां पर दोस्तों, छोटी सी छोटी बात को लेकर भी बहुत व्यापक स्तर का झगड़े हो सकते हैं। यहां तक कि यही स्थिति जो यहां पर है, हिंदू के लड़के ने मुस्लिम के लड़के से लड़ाई हो गई और एक पक्ष बहुत ज्यादा घायल हो गया, एक पक्ष कम घायल हुआ। तो दोस्तों, इस समाज में सहयोग की स्थिति यहां विद्यमान नहीं है। हिंदू और मुस्लिम में किसी भी प्रकार की सहयोग की स्थिति विद्यमान है। तो छोटी सी बात को लेकर यहां पर बहुत व्यापक स्तर का विवाद हो जाएगा, और यहां पर दोस्तों पल पल पर दंगे साथ होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मान लो कि कोई मुस्लिम एक काली पन्नी है, उस काली पन्नी में मान लो कि वह कोई सामान लिया है, काली पन्नी है, कोई सामान लिया है। अब मान लो कि ये जा रहा है, कोई हिंदू का सदस्य देख लिया, ठीक है, कोई हिंदू का सदस्य देख लिया। अब उसको लगा कि ये काली पन्नी लेके जा रहा है, गाय का मांस लेकर जा रहा है, और सिर्फ शक के आधार पर क्या हुआ कि इसकी बहुत बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पर पिटाई कर दी। हो सकता है पिटाई में जान भी चली जाए। अब मान लो कि यहां पर जैसे ही इस मुस्लिम की जान गई और मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर हिंदुओं के प्रति दंगे कर दिए, और धीरे धीरे यह दंगा बहुत व्यापक स्तर का रूप ले लेगा। दोस्तों, यहां पर सहयोग की स्थिति विद्यमान नहीं है। यहां पर बिल्कुल दूरियां देखने को मिल रही है हिंदू और मुस्लिम में, बहुत ज्यादा दूरियां, तनाव की स्थिति विद्यमान है। तनाव की स्थिति इस स्तर पर विद्यमान है कि छोटी सी बात को लेकर बहुत व्यापक स्तर का दंगे हो सकते हैं।
तो दोस्तों इस सहयोग की स्थिति न विद्यमान होने के कारण यह समाज अस्थिर होगा कि नहीं। तो दोस्तों हम यही चीज कह रहे हैं कि समाज शास्त्र में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके बीच के जो अंतर संबंध है वह अंतर संबंध में आपका सहयोग, प्रतिस्पर्धा। अब दोस्तों प्रतिस्पर्धा देखिए, अब मान लो कि एक ये यूपी है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्जाम हुआ, अब इसका रिजल्ट कल के डेट में आ चुका। अब जैसे ही रिजल्ट आया पता चला कि एक घर ये है जहां पर कई गांव के लोग, सब लोग ऐसे इकट्ठे इकट्ठे रह रहे हैं। अब ऐसे ही एक गांव ये है, ठीक है। अब ऐसे ही पूरा ये गांव कई पूरा मौजूद है। अब दोस्तों मान लो कि यहां पर दो विद्यार्थी, दो स्टूडेंट पीसीएस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, चयनित हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही दो विद्यार्थी चयनित होंगे यहां पर अन्य विद्यार्थियों के अंदर एक चेतना उत्पन्न होगी। तो चेतना जैसी उत्पन्न हुई वह भी तुरंत एग्जाम में लग गए। तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब दोस्तों यहां पर जैसे ही दो स्टूडेंट चयनित होंगे आसपास अगल बगल के लोगों में एक तुरंत प्रतिस्पर्धा का भाव जन्म लेगा, और साथ ही दो लोग सेलेक्ट हुए, अगले पीसीएस में यहां से 4 लोग सेलेक्ट होंगे, अगले 5 लोग, ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ऐसे भी समाज में देखने को मिलेगा। मान लो दोस्तों यहां से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां से कोई सिलेक्शन, इस गांव से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में सामाजिक गतिशीलता का अभाव देखने को मिलेगा। इस समाज में उस स्तर का गतिशीलता नहीं देखने को मिलेगी जिस स्तर की गतिशीलता आपको इस समाज में देखने को मिलेगी, इस समाज में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उस प्रकार का चैतन्यता मौजूद ही नहीं है, चेतना, उस अंदाज की चेतना मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये आपका सामाजिक गतिशीलता है जो प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न हो रही है। समाजशास्त्र के अंतर्गत आप सब यही सब अध्ययन करेंगे। और दोस्तों संघर्ष, संघर्ष हमेशा परिवर्तन का परिचायक होता है। संघर्ष हमेशा परिवर्तन का परिचायक होता है। अब दोस्तों आप फ्रांस की क्रांति को देखिए। फ्रांस की क्रांति ने व्यापक स्तर का परिवर्तन को जन्म दिया कि नहीं? संघर्ष देखने को मिला ना। आज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बड़े संघर्ष का परिणाम था। लोग प्रश्न करने की स्थिति में आए, क्या उचित है क्या अनुचित है, उस विषय में निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में आए। इस चीज की व्याख्या मैं अभी आगे बहुत बड़े स्तर पे करूंगा, मैं आपको एक प्रकाश बिंदु डाल रहा हूं। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हो, चाहे आप 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को देखो, 1857 की विप्लव या 1857 की क्रांति
ने किस प्रकार हमारे भारतीय समाज में एक परिवर्तन किया, आप भली भांति परिचित हैं। तो ये संघर्ष की स्थिति थी ना, जिसके कारण 1857 की क्रांति जो थी वह धीरे धीरे हमारे अन्य जगह भी फैलते हुए दिखाई देता है। अर्थात कि जो ब्रिटिश की रणनीति थी, हमारे आर्थिक हितों का दोहन करना, सांस्कृतिक हितों का दोहन करना, उसके विपरीत ही तो 1857 की क्रांति थी। तो संघर्ष था ना, परिवर्तन हुआ ना। तो दोस्तों, संघर्ष हमेशा परिवर्तन का परिचायक होता है। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर सभी चीजों को बता दिए, परिवर्तन का परिचायक होता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने वास्तविक टॉपिक जो यूपीएससी ने दिया है। आइए आपको हम एक यूपीएससी की टॉपिक लिख रहे हैं, आप लोग समझिए कि यूपीएससी ने आप लोगों को क्या टॉपिक दिया है। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो यूपीएससी ने दिया हुआ है, वह आपका दिया है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाज शास्त्र का आविर्भाव। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि यूरोप में आधुनिकता और किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, शब्द के मीनिंग में जाइए। यूरोप में आधुनिकता, अर्थात कि यूपीएससी ने टॉपिक दिया यूरोप में आधुनिकता, तो कहीं ना कहीं यूरोप का समाज एक ट्रेडिशनल समाज रहा है। तो हम उस परंपरावादी समाज के विषय में भी जानेंगे। फिर उसके तत्पश्चात उस यूरोप के समाज में किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन आया। तो यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन, और दोस्तों फिर उसके बाद समाजशास्त्र का जन्म। तो ये यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक समाजशास्त्र के विद्या शाखा में यूपीएससी ने दिया है। अब आते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों 1838 ईस्वी में किसका जन्म होता है? समाजशास्त्र का जन्म होता है। 1838 ईस्वी में किसका जन्म होता है? समाजशास्त्र का जन्म होता है। समाजशास्त्र शब्द जो है 1838 में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या 1838 में जिस समाजशास्त्र का जन्म हुआ, क्या उसके पहले समाज था कि नहीं? तो दोस्तों 1838 के पहले समाज था। तो क्या नहीं था 1838 के पहले? तो दोस्तों 1838 के पहले समाज शास्त्र नहीं था। समाज शास्त्र नहीं था। तो मतलब कि 1838 के पहले आपका समाज तो मौजूद था, लेकिन समाज शास्त्र नहीं था। तो दोस्तों 1838 के पहले भी समाज था और आज भी समाज है, या 1838 के बाद भी समाज मौजूद था।
तो दोस्तों यह आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा कि जब समाज शास्त्र के अंतर्गत हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं, मानव समाज का अध्ययन करते हैं, तो उस वक्त भी समाज था, तो उस वक्त समाज शास्त्र क्यों नहीं था? मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना जाहिर सी बात है, उठेगा। तो इसका जवाब यह होगा कि 1838 के पहले तो समाज था, लेकिन समाज शास्त्र नहीं था, और समाज शास्त्र का जो उद्भव हुआ उसके पीछे कोई न कोई कारण रहे, कुछ न कुछ तो कारण थे जिसके कारण समाज शास्त्र का उद्भव आप देख सकते हैं। तो दोस्तों समाज शास्त्र जो विषय था उसकी उत्पत्ति किसी न किसी उद्देश्य के तहत हुई। अतः इससे यह स्पष्ट हो गया कि कुछ न कुछ तो कारण मौजूद थे। तो दोस्तों समाज शास्त्र के उद्भव में समाज शास्त्र के उद्भव में जो कारण थे उनको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो दोस्तों वह दो भाग हैं, एक सामाजिक और एक बौद्धिक। तो दोस्तों जो समाज शास्त्र होता है, यह समाज शास्त्र हमेशा समकालीन समाज का अध्ययन करता है। किसका? समकालीन समाज का यह अध्ययन करता है, अर्थात कि आधुनिक औद्योगिक समाज का, आधुनिक औद्योगिक समाज का। तो समाज शास्त्र हमेशा समकालीन समाज, अर्थात कि जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के बाद जो आधुनिकता जन्म लेती है उसके समाज शास्त्र के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो समाज शास्त्र समकालीन समाज का अध्ययन करता है, आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। तो दोस्तों समाज शास्त्र के उद्भव में जो सामाजिक कारक थे, समाज शास्त्र के उद्भव में जो सामाजिक कारक थे वह था यूरोपीय समाज में, जो यूरोपीय समाज था, ठीक है दोस्तों, जो यूरोप का क्या था, जो यूरोप का समाज था, यूरोप का जो समाज था उसमें तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहा था वह सामाजिक कारक थे। यूरोपीय समाज में जो तीव्र गति से क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, वह उसके सामाजिक कारक थे। तो यूरोप का जो समाज था वो तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। अब दोस्तों अपने मन मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह उठाएं या विचार करें कि तीव्र परिवर्तन जो होता है वह क्या विवेक के बिना हो सकता है, बुद्धि के बिना हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। तो विवेक मौजूद था, अर्थात कि यूरोप के समाज में चेतना उत्पन्न हो रही थी जिसके कारण यूरोप का समाज तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा था।
अर्थात कि यूरोपीय जो समाजशास्त्र का उद्भव था, उसमें जो सामाजिक कारक थे, वह यूरोपीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया थी और यह तीव्र परिवर्तन बुद्धि के, विवेक के माध्यम से संभव हो पा रहा था। और दोस्तों, यह अपने मन मस्तिष्क में फिर से एक प्रश्न उठाओ कि क्या कोई भी विचार उत्पन्न होता है तो उसके पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि का योगदान होता है कि नहीं? तो दोस्तों, कोई भी विचार जन्म ले, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी विचार जन्म लेता है तो उसके पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी विचार या विषय जन्म लेता है तो उसके पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब दोस्तों, यह सोचिए आप लोग अपने मन मस्तिष्क में कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा मान लो कि एक समाज में जन्म लिया। अब उस बच्चे ने जब समाज में जन्म लिया तो उस वक्त वह विवेकहीन था, अर्थात कि पशुतुल्य भी कह दो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह बच्चा अपने परिवेश में बड़ा होगा तो उसका परिवार के द्वारा सामाजिकरण होगा। फिर उसके बाद वह घर के चहर दीवारी को लांघ कर जैसे ही गेट के आगे बढ़ा तो धीरे धीरे उसका जो अंतः संबंध है वह गांव के लोगों से होगा, आसपास पड़ोस से होगा, अगल बगल से होगा। तो उसका कुछ उस अंदाज में सामाजिकरण होगा। फिर वह स्कूल जाएगा तो उसका उस स्कूल के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि वह कोई भी कार्य करेगा तो उसका पृष्ठभूमि, उसके जो भी सामाजिक पृष्ठभूमि था उसका वह योगदान रहा कि वह क्या प्रक्रिया के तहत आज चल रहा है। तो उसी तरह कोई भी विचार या विषय जन्म लेता है तो उसके सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार समाज शास्त्र एक जो विषय है, तो उसी प्रकार समाज शास्त्र का उद्भव भी एक विषय अथवा विचार के रूप में यूरोपीय समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अर्थात कि जो विषय यूरोप के समाज में जन्म लिया, उस यूरोपीय समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान था जो आज हम एक विषय के रूप में समाज शास्त्र को स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको एक विषय के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव के रूप में आपने देखा कि दो कारक उत्तरदायी थे, सामाजिक और बौद्धिक। तो दोस्तों, एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ वह कहां हुआ? एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव एक विषय के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव कहां पे हुआ दोस्तों? कमेंट करिए। तो एक विषय के रूप में
समाज शास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ। अगस्त काम्ट कहाँ के थे? अगस्त काम्ट जो समाज शास्त्र के पितामह थे, जिन्होंने 1838 में समाज शास्त्र को जन्म दिया, वह फ्रांस के थे। और फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में। तो एक विषय के रूप में जो समाज शास्त्र का उद्भव हुआ वह यूरोप में हुआ। लेकिन दोस्तों, इस समाज शास्त्र का उद्भव तो यूरोप में हुआ, लेकिन इसका विकास कहां पर हुआ? तो इस विषय का विकास अमेरिका में देखने को मिलता है। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में देखने को मिलता है। तो एक विषय के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ, तत्पश्चात इसका विकास अमेरिका में होता है, और दोस्तों फिर उसके बाद समस्त विश्व में इसका तीव्र गति से प्रचार प्रसार होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद ढेरों सारे समाज शास्त्रियों का जन्म होता है। तो एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ, विकास कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। तो दोस्तों, प्रारंभिक जो समाज शास्त्री हैं वो कहां के रहेंगे? तो भैया, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव जब यूरोप में हुआ, तो अधिकतर जो प्रारंभिक समाजशास्त्री होंगे वह प्रारंभिक समाजशास्त्री यूरोप के होंगे, वो यूरोप के होंगे। फिर उसके बाद विकास कहां हुआ? अमेरिका में। तो उसके बाद जो समाज शास्त्री होंगे वह समाजशास्त्री अमेरिका के होंगे। इसीलिए आप लोग देखिए, पार्सन्स मर्टन अमेरिकन के थे, आप लोग पढ़ते हो। तो एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ, परंतु इसका विकास अमेरिका में हुआ, और वहां से इसका विस्तार पूरे संपूर्ण विश्व में दिखाई देता है। इसी कारण जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वह आपके सब के सब यूरोप के थे। फिर उसके बाद अमेरिकी समाजशास्त्री का उद्भव हुआ। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि कोई भी विषय का उद्भव उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से होता है, अर्थात कि कोई भी विचार अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। तो आपको बताया कि समाजशास्त्र का भी जो उद्भव हुआ वह भी एक विषय अथवा विचार के रूप में यूरोपीय समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि से ही उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि यूरोप का समाज प्राचीन समय में कैसा था। आखिरकार यूरोप में जो आधुनिकता जन्म ली और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होना शुरू हुआ, तो उसके पीछे जो उसका ट्रेडिशनल समाज था उसका ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, प्रारंभ में जो प्राचीन यूरोप था वह दोस्तों राजतंत्र पर आधारित था। प्राचीन यूरोप का समाज कैसा था? राजतंत्र पर आधारित था। और दोस्तों, वह एक परंपरावादी समाज था। अब दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि राजतंत्र अर्थात कि सत्ता का जो केंद्र बिंदु है, सत्ता या शक्ति का जो केंद्र बिंदु होगा वह
राजा होगा। भाई लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र बिंदु राजा तो हो नहीं सकता है। वहां पर आपको विकेंद्रीकरण की व्यवस्था दिखाई देती है, शक्ति को कई रूपों में डिवाइड कर दिया जाता है। लो लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, लेकिन राजतंत्र में सत्ता का या शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है? राजा है। और परंपरावादी समाज है तो अर्थात की रूढ़िवादी समाज, अर्थात की घिसी पिटी मान्यताओं के आधार पर समाज का संचालन हो रहा है, अर्थात कि धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला दिखाई देगा। तो दोस्तों प्राचीन यूरोप का जो समाज था वह राजतंत्र पर आधारित था और परंपरावादी समाज था। अब दोस्तों यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं हो रही थी, ठीक है, यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं देखने को मिल रही थी वह आर्थिक क्रियाओं में यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं थी, आर्थिक क्रियाएं, तो यहां पर प्राचीन यूरोप में जो आर्थिक क्रियाएं थी वह थी सबसे सर्व प्रमुख क्रिया। जो यूरोप में आर्थिक क्रियाएं उस वक्त प्राचीन समाज में थी वह सबसे प्रमुख क्रिया थी भूमि पर कृषि, भूमि पर कृषि। अब दोस्तों इस भूमि का जो मालिक था वह एक सामंत होता था। भूमि का मालिक कौन था? सामंत। और इस भूमि पर जो कृषि करता था वह किसान होता था, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं में सर्व प्रमुख क्रिया आपका क्या थी? भूमि पर कृषि होती थी। सामंत भूमि का मालिक होता था और किसान उस भूमि पर कार्य किया करता था। अब दोस्तों जिस प्राचीन यूरोप को आप देख रहे हो राजतंत्र पर आधारित है और एक परंपरावादी समाज है, तो धर्म जो है वह समाज का आधारभूत सिद्धांत होगा कि नहीं? तो दोस्तों प्राचीन यूरोप का जो समाज था उसमें धर्म 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 जो था वह समाज का आधारभूत सिद्धांत था। तो दोस्तों जहां पर धर्म का, जिस समाज में धर्म का बोलबाला होगा, थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझ लीजिए। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, इसको नोट न करना, समझिए। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम, कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है। तो दोस्तों अफीम का नशा जब आप करोगे, तो दोस्तों जिस दिन आप एक अफीम का नशा करोगे उस दिन आप मदमस्त हो जाओगे। लौकिक जीवन अर्थात कि सांसारिक जीवन को भूलकर आप एक तीसरे चौथे दुनिया की ओर भ्रमण करना शुरू कर दोगे। भूल जाओगे कि यहां पर कोई लौकिक जीवन या सांसारिक जीवन है। तो अफीम के नशा में व्यक्ति अवचेतन स्थिति में चला जाता है, उसको पता ही नहीं है कि वह कौन है। तो ऐसे ही दोस्तों धर्म भी है। जिस दिन आप धर्म की मान्यताओं को बहुत जोरों शोरों से मानना शुरू करोगे, आप उस दिन धर्म के अनुसार ही कार्य करना
प्रारब्ध कर दोगे। अब जैसे मान लो कि मैंने चूनी रखा हूं, सीखा, तो जाहिर सी बात है कि मैंने सीखा को एक दिन काट दिया। मान लो कि जैसे ही बाहर गए, कुछ अनहोनी घट गई, तो मेरे मन में विचार आएगा कि मैंने धर्म की मान्यताओं का खंडन किया, हमने धर्म के विचारों का खंडन किया, इसी कारण ईश्वर ने हमें दंड दिया, उसने मुझे पनिश किया। तो कार्ल मार्क्स जो कहे कि धर्म एक अफीम है, अफीम के नशे में व्यक्ति मदमस्त हो जाता है और किसी और दूसरी दुनिया का भ्रमण करने लगता है, इस लौकिक एवं सांसारिक जीवन को भूल जाता है। उसी तरह धर्म की मान्यताओं को जब व्यक्ति बहुत जोरों शोरों तरीके से मानना शुरू करता है, तो उसके अंदर भय, डर समा जाता है और वह डरता है कि अगर मैं इन धर्म की मान्यताओं का खंडन किया तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर मुझे दंड देगा। हम उचित और अनुचित के बीच का फर्क भूल जाते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हम सिर्फ धर्म के अनुसार ही चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त जो प्राचीन यूरोप का समाज था, उस वक्त धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। यूरोप है तो जाहिर सी बात है चर्च होगा, तो चर्च का वर्चस्व था। अब जाहिर सी बात है कि मंदिर में कौन होगा? पुजारी होगा। तो चर्च में कौन होगा? पादरी होगा या धर्मगुरु। तो धर्मगुरु या पादरी। तो दोस्तों, ये जो धर्मगुरु या पादरी थे, इन्होंने यूरोप के समाज के धार्मिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण तो रखे ही थे। धार्मिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण तो रखे थे, इसके साथ साथ लौकिक जीवन में भी यह तय करते थे कि क्या नैतिक है या क्या अनैतिक है। लौकिक लौकिक का मतलब सांसारिक, या सांसारिक जीवन में भी यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। राइट। तो दोस्तों, यूरोप का जो समाज था, उस यूरोप के समाज में धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। प्रारंभ में यूरोपीय समाज पूर्णतः बिल्कुल धार्मिक था। चर्च का वर्चस्व था। धर्म की मान्यताओं का खंडन किसी की हिमाकत नहीं थी कि धर्म की मान्यताओं को खंडन कर सके। धर्म यूरोप के समाज में बिल्कुल अपना वर्चस्व बना के रखा था, क्योंकि चर्च का वर्चस्व अर्थात कि चर्च का सर्वोच्च स्थान था। चर्च में काम करने वाले धर्मगुरु या पादरी धार्मिक क्रियाकलापों पर तो नियंत्रण तो रखे ही थे, धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी यह तय करते थे कि क्या यह नैतिक है या नहीं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है यह एक परंपरावादी समाज हुआ कि नहीं, रूढ़िवादी समाज हुआ कि नहीं हुआ। और दोस्तों, फिर उसके बाद एक उस वक्त प्राचीन यूरोप के समाज में हम परिवार और जो नातेदारी थी
वह संबंधों का मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात कि जो मानव जीवन का संबंध था वह किस आधार पर था? परिवार और नातेदारी वहां मौजूद थी। तो परिवार और नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। जो प्राचीन यूरोप का समाज था उस वक्त परिवार और नातेदारी, परिवार तथा नातेदारी मौजूद था। अर्थात कि यूरोप के समाज के लोग या यूरोप के समाज का जो मानव जीवन था वह लोग परिवार में तथा नातेदारी एक सिस्टम के आधार पर अपना जीवन निर्धारित करते थे। अब दोस्तों यह जो प्राचीन यूरोप का समाज था, यहां पर देखा आपने कि धर्म के सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि राजा को भी किसका समर्थन प्राप्त था? राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों कुछ इस अंदाज में अगर आप कहो कि कहा जाता था कि राजा ईश्वर का देवदूत है, अर्थात कि ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अंश है। और जब आप ओरिजिन ऑफ द स्टेट फॉर द डिवाइन की थ्योरी पढ़ेंगे, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि राजा ईश्वर का अंश है। अब जाहिर सी बात है कि राजा अगर शासन संचालित के दौरान कुछ कहता है तो यह समझो कि ईश्वर ने कुछ कहा है। अब जब राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त होगा तो राजा जो कुछ भी कहेगा वो चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो, उस प्रजा को मानना पड़ेगा, उस समाज को मानना पड़ेगा। अगर उस समाज ने राजा की बातों का उल्लंघन किया तो जाहिर सी बात है कि उसने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। अब जाहिर सी बात है कि ईश्वर की सत्ता की चुनौती का हिमाकत किसी के अंदर नहीं था, क्योंकि धर्म की मान्यताओं का खंडन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो दोस्तों वह अपने जो दैवी अधिकार थे उसी के बल पर यह राजा शासन करता था। दैवी अधिकार के बल पर शासन करता था। अब दोस्तों यहां पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी व्यवस्था हमेशा विद्यमान नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप के समाज में भी कुछ घटनाएं घटी। तो यूरोपीय समाज में 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिसने यूरोप के समाज में व्यापक परिवर्तन को जन्म दिया, और फिर यहीं से समाज शास्त्र के आविर्भाव की कहानी भी शुरू हो गई। तो दोस्तों अब आपको इस 3 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आप कमेंट करना, मैं कमेंट देखूंगा और आपको इस घटना के बारे में जो परिचर्चा होगी वो अगले वीडियोस में होगी। लेकिन कमेंट करना ना भूलना कि वह 3 प्रमुख ऐतिहासिक घटना अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना। हम आपके कमेंट को देखेंगे कि क्या आप कुछ समाजशास्त्र से परिचित हैं या नहीं। और दोस्तों जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी अब एडमिशन प्रक्रिया शुरू करें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या नोट्स आपको जो पढ़ा रहा हूं वह प्राप्त करना हो पीडीएफ में, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपको जरूर बात करेंगे। ये 89 57 13 43
34 89 57 13 43 34। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग जरूर कांटेक्ट करिए। 89 57 13 43 34 ये कॉल कर सकते हैं आप। और अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो आप व्हाट्सएप करना 91 98 120 630, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है दोस्तों, बाकी सर का भी नंबर है, आप किसी पर भी कॉल करिए, जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है आप किसी भी पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको जरूर जो भी सहायता होगी आपको मिलेगी। तो हम लोग यूरोप के समाज में जो 3 ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं घटी, उसने किस प्रकार यूरोप के समाज को प्राचीन समाज से आधुनिक समाज में लाकर खड़ा किया, उसकी कहानी को जानने के लिए अगले वीडियोस का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।